Hello friends, welcome to the new video of revision series. Let's discuss revision series. ओके हम इसमें रिवीजन सीरीज में करने क्या वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पहले एंड फिर स्टार्ट करते हैं। सो हमारी रिवीजन सीरीज में बेसिकली क्या रहेगा। रिवीजन सीरीज में आपका कोई हम एक चैप्टर पिक कर लेंगे, उस चैप्टर के शॉर्ट थ्योरी होगी, पूरी कंप्लीट शॉर्ट थ्योरी होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वे सब होंगे यूज्ड, और उनका यूज़ कैसे करते हैं वो सब बताया जाएगा आपको। एंड जितने भी की पॉइंट्स होंगे, जिन पे फैक्ट्स होंगे, जिन पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आस्क, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आपकी रिवीजन थ्योरी में होगी। ये मान लीजिए अगर आपने किसी भी चैप्टर की एक रिवीजन, ये वन शॉट में रहने वाली है आपकी, वन शॉट, और आपने किसी भी चैप्टर की वन रिवीजन सीरीज लगा ली, जैसे अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स डिस्कस करने वाले हैं, और आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स की रिवीजन थ्योरी कंप्लीट कर ली, सो इसके बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे चेकलिस्ट में आपकी कि रिवीजन थ्योरी रिवीजन सीरीज के अंदर ही। और सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि पीवाईक्यूज, उसकी भी पीवाईक्यू सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपके जो और भी क्वेश्चन है डीपीपीज वगैरह वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो रिवीजन सीरीज कंप्लीट पैकेज फॉर अस। ओके, लेट डिस्कस द टॉपिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे हम इस सीरीज में, फर्स्ट चैप्टर। सो इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट इज नथिंग, इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। किसी भी चार्ज को, अगर मान लीजिए मेरे पास क्यू चार्ज है कोई, और ये रेस्ट पे है, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एग्जाम में इसकी वेटेज क्या रहती है। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 मार्क्स का आता है, 70 आउट ऑफ। सीबीएसई में लगभग 47.14%। एंड नीट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 से 50 मार्क्स खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कंप्लीट करती है अपने अंदर 180 में से, जो कि 22 से 27% है, जो कि बहुत मेजर मेजर पार्ट है। ओके, नियरली हम अप्रोक्स एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नीट के एग्जाम में। ओके, सो हम कुछ सिग्निफिकेंट डाटा देख लेते हैं पहले, सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। सपोज कर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज देख लेना हमें, -e का चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे, और मास इसका रहता है me, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ओके, अब प्रोटॉन, प्रोटॉन में हमारे पास चार्ज होता है +e का, जिसपे e +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, हमारे पास अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल में हमारे पास होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें। ओके, सो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 + ई का चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज। सो इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास, और इसका मास कितना हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ड्यूटेरियम देख लेते हैं। ड्यूटेरियम में क्या होता है, मेरे पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। ओके, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और मास 2। सो इस पे आ जाएगा हमारे पास 2 मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे इसमें यूनिट में। चार्ज होता क्या है? चार्ज हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो पहले देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज क्या है। नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, जस्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज जस्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम देख लेते हैं चार्जेस क्या करते हैं। अगर हमारे पास दो सेम चार्ज है, प्लस एंड प्लस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स मारेंगे। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस है, मान लीजिए +q एंड -q, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ओके, आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कोई एटम है, मान लीजिए कोई एटम है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। क्यों? पहले क्या था, वो न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल लेने के लिए अगर नेगेटिव निकल गया तो प्लस वाला बचेगा, सो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी निकला हुआ, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास मास डिक्रीज होता है। अगला देखें तो हम किसी एटम में अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, सो इस केस में क्या होगा, मास इंक्रीज हुआ होगा हमारे पास, है ना। ओके, हम एक चार्ज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट कई बार पूछ भी लेता है हमारे से नीट में, एमसीक्यूज में। सो देख लेते हैं, ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास ट्रांसफर और चार्जेस। किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसका मास भी ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने आपको इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया ये सब चीजें। आगे मूव करते हैं तो हम इसी के साथ सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख लेते हैं हम कुछ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब कि एक चार्ज, मान लीजिए हमारे पास क्यू चार्ज है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पे चार्ज जो बचेगा नया Q - Ne हो जाएगा,
न्यू चार्ज। तो क्या है, चार्ज क्या हमारे पास ट्रांसफरेबल है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज में हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, और चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। देखिए एक चार्ज में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो कम हो जाएंगे, तो उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे से बोला है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, इसका मतलब क्या, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी चार्ज है हमारे पास किसी भी सिस्टम में, जो भी चार्जेस होंगे वो हमेशा कंजर्व रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ मैं से आपको। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास 3 कूलम का एक चार्ज है, 2 कूलम का एक चार्ज है और 1 कूलम का एक चार्ज है। सो अगर इसका अगर सिस्टम है ये, इस सिस्टम पे तो नेट चार्ज कितना है मेरे पास, 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 6। तो 6 कूलम का इसमें नेट चार्ज है। तो इस सिस्टम में चाहे हम चार्ज आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं, बट सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। जैसे चेक करते हैं तो -1 +3 एंड +4 विच इज ऑल्सो 6। तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। सो आगे मूव करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, डिस्क्रीट अमाउंट नॉट कंटिन्यूस। ओके, हमारा इसने बोला कि कोई हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज ही ट्रांसफर हो रहा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मान लीजिए कोई चार्ज है मेरे पास Q, इससे क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3, इतना ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा तो बोल नहीं सकता मैं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 0.75% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये सब चीजें नहीं होती। सो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जिसके कारण चार्ज डेवलप होता है। सो हम जो चार्ज डेवलप है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू NE, और N हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर, डेसिमल नहीं हो सकता है ना, अभी बताया आपको। ओके, आगे मूव करते हैं। सो हम चार्जेस बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण होता है। कोई भी चार्ज है मेरे पास और दूसरा चार्ज इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये कंडक्शन हो जाएगा इनमें। और ये किस में पॉसिबल है, खाली कंडक्टर्स में। क्यों, कंडक्टर से क्या होता है हमारे पास, चार्ज ट्रांसफर कर पाते हैं इजीली। ओके, मेटल्स, कंडक्टर क्या होता है, मेटल ही होते हैं। ओके, सपोज कर लेता हूँ मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कैसे ये प्रोसीड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लीजिए मेरे पास कोई Q1 चार्ज है एंड Q2 चार्ज है। अब होगा क्या, मैंने इनको कॉन्टैक्ट में रख दिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया, Q1 से Q2 को कॉन्टैक्ट में लाया, तो उससे क्या होगा मेरे पास, इनका चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, चार्जेस चेंज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। आपको पता है चार्ज कंजर्वेशन से नेट चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इनको कंडक्शन से क्या होगा, जिसकी तरफ ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ मूव हो जाएगा, Q मोर से लेस की तरफ चला जाएगा। ओके, सो उससे क्या होगा कि दोनों पे चार्ज क्या रह जाएंगे, सेम। मान लीजिए इन पे चार्ज रह जाता है Q डैश, सेम चार्ज रह जाता है। अब इस पर भी Q है, इस पर भी Q डैश है, मतलब ये दोनों पे क्या है, Q डैश Q डैश, इस पे भी Q डैश आ जाएगा और इस पे भी Q डैश आ जाएगा। और नेट चार्ज क्या था मेरे पास, Q1 प्लस Q2, और नेट चार्ज अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 2Q डैश, 2Q डैश इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ओके, सो इन पे क्या क्या चार्जेस आ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखें तो हम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच की, Q1 एंड Q2 विच इज केप्ट सम डिस्टेंस r। ओके, सो ये क्या बोलता है कूलम्स लॉ, कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच की, वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट होती है हमारे पास। ओके, अब कूलम्स लॉ को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होती है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, दूसरी होती है हमारे पास स्केलर फॉर्म। लेट्स रीड। ओके, वेक्टर फॉर्म क्या होती है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों को मैं सपोज कर रहा हूँ पॉजिटिव है। ओके, सो इसके कारण Q1 के कारण Q2 का फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ मैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, फर्स्ट के कारण सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2, और इसको लिखेंगे मोड R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये जो डिस्टेंस है इसको ही बोलते हैं, R को ही बोलते हैं हम R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ओके, और R2 वेक्टर से R1 वेक्टर की तरफ, मतलब कि R2 वेक्टर है इससे R1 वेक्टर की तरफ जो फोर्स लग रहा हो उसको F21 बोलते हैं। ओके, हमें यहाँ पर रखना है Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना होता है वेक्टर फॉर्म में। ओके, इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा। अब स्केलर फॉर्म में देख लेते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ये बस जस्ट K की वैल्यू है हमारे पास। अब एयर में इन जनरली हम F क्या लेते हैं, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, विच इज हम इन जनरल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। क्यों, जब हमें कोई भी नहीं गिवन होता हम डिफॉल्टली मानते हैं कि एयर हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है, कि मतलब कुछ भी गिवन नहीं है मीडियम, तो हम एयर मीडियम मान के चलते हैं, जिस केस में क्या होता है हमारे पास एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके,
सो के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ओके, आगे मूव करते हैं। सो हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है। सो मान लीजिए हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है, इसको भी आप याद रख सकते हो, कई बार ऑप्शन में पूछ लेता है, 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, सो ई आर होता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में परमिटिविटी उसकी क्या है। ओके, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ई एम क्या है हमारे पास, ई एम होता है मेरे पास परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी क्या है हमारे पास। हमारे पास ई एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई एम इक्वल्स टू ई नोट इंटू ई आर। ठीक है, ई एम इक्वल्स टू ई नोट इंटू ई आर, मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिवली कितना है, तो हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। हमेशा ई एम हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम या एयर। ओके, इसको आप याद रखेंगे। ओके, सो कुछ की नोट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। सो सबसे पहले इन अ मीडियम फोर्स डिक्रीजेस बाय अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम। हमारे पास जो भी फोर्स होगी किसी भी अगर मीडियम में रखते हैं तो हमारी फोर्स क्या होगी, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्या है के, क्या था हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास एफ नोट क्या है, फोर्स इन एयर है, जो कि मान लीजिए एयर पे हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम फोर्स होती है हमेशा। मीडियम में मेरे पास फोर्स क्या है, मैं मान लेता हूँ एफ एम मेरे पास मीडियम में फोर्स है। सो मेरे पास एफ एम की वैल्यू क्या होगी, एफ नोट बाई के, क्योंकि एफ नोट क्या होता है मेरे पास मैक्सिमम होता है, और के टाइम्स डिक्रीज हो गई मीडियम में आते ही फोर्स। ठीक है, के हमारे पास मैंने बता दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रख लेना है, मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Fe k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और जो इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो इन दोनों का रेशियो होता है मेरे पास Fe बाय Fg का नियरली 10⁻42। ये डायरेक्ट कई बार एमसीक्यू में बोल लेता है, कोई भी दो चार्जेस है, कोई सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। सो वहां पर आप बता सकते हो 10⁻42। आपको ये डायरेक्ट लिखना है, कैलकुलेशन करोगे सो आपका बहुत टाइम चला जाएगा उस चीज में। ओके, मूव फॉरवर्ड। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ओके, डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, सिंपली किसी भी पॉइंट में निकालने तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, और एक यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, V बाय डी। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। सो प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज इन विच अ डायरेक्शन इट एक्सपीरियंस द फोर्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। मान लीजिए मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ओके, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालूंगा, मैं कोई क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालनी है। अब इसके कारण इधर इस पे फोर्स कैसे लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे, वो भी इधर ही हो जाएगी। ओके, इस तरीके से मैं किसी भी चार्ज या किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूँ। ओके, सो देख लेते हैं प्लस क्यू के कारण हमारे पास कुछ मैं स्टैंडर्ड डायग्राम्स बता रहा हूँ आपको कि चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर होती है। प्लस क्यू चार्ज है, उसके कारण क्या होगी, आउटवर्ड निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड। उसको अच्छे से लिख देते हैं, आउटवर्ड। ओके, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए देख लेते हो, इनवर्ड होगी। आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज रखा प्लस का क्यू नॉट, इसके कारण क्या होगा, नेगेटिव के कारण फोर्स का लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड इनवर्ड हो जाएगी। ओके, मान लीजिए कोई हमारे पास प्लस क्यू चार्ज का और माइनस क्यू चार्ज का सिस्टम है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम क्या होगा, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्ज आउट हो रही होगी और नेगेटिव में इंसर्ट हो रही होगी। तो ये डायग्राम होगा उसका, आप ऐसे इसको ध्यान में रखोगे। और फोर्थ चीज रखोगे, अगर दो हमारे पास सेम चार्जेस है तो उनके लिए क्या होगा, प्लस के लिए तो हमारे पास आउटवर्ड निकल रही होगी, और इन दोनों के बीच में या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही होगी इस लाइन। ओके, सो आप इसको याद रख सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्जेस, लाइन चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा मेरे पास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जनरली नीट में, है ना। तो स्टडी करते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास लाइन चार्जेस कैसे होते हैं, कुछ लाइन चार्ज मान लीजिए फाइनाइट हो, सेमी फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट, तीन टाइप के वहाँ से लाइन चार्जेस होते हैं। सबसे पहले फाइनाइट देख लेते हैं। फाइनाइट मान ली इसकी लेंथ क्या होगी मेरे पास, फाइनाइट। मैं इससे किसी डी डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पॉइंट पे। ओके, सो मान लेता हूँ ऊपर की साइड मेरे पास क्या है, थीटा 1 एंगल है, और नीचे की साइड क्या है, थीटा 2। और ये क्या है, बाइसेक्टर पॉइंट है, मतलब ये कोई पॉइंट है जिससे मुझे फाइंड करना है। ओके, सो हमारे पास दो दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, एक हो रही होगी परपेंडिकुलर। मान लीजिए हमारे पास लाइन चार्ज ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जा रही होगी, तो इसको बोल रहा हूँ मैं ई परपेंडिकुलर। और जो पैरेलली आ रही होगी उसको मैं बोलता हूँ ई पैरेलल। ओके, अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई परपेंडिकुलर का मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेयर लैम्डा इज नथिंग, लैम्डा जस्ट हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ।
चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, पर यूनिट लेंथ पे हमारे पास क्या चार्ज है उसको बोल रहा हूँ मैं लैम्डा। ओके, अब मूव आगे आगे देखते हैं। परपेंडिकुलर तो देख लिया, पैरेलल वाली देख लिया। पैरेलल वाले के लिए पास हमारे पास फॉर्मूला के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इसको भी आप याद रख सकते हो क्या फॉर्मूला है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब ये हमारी रिवीजन सीरीज है क्योंकि इसमें हम शॉर्ट थ्योरी डिस्कस करें, इसलिए मैं आपको इनकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगी डेरिवेशन तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आपको डेरिवेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, अब सेमी इनफाइनाइट के लिए देख लेते हैं। हमारे पास सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, एक पॉइंट हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, है ना, और नीचे वाला किसी फाइनाइट लेंथ तक होगा। सो इसमें ऊपर तो कोई थीटा बनाया हुआ तो मैं थीटा कितना जाएगा, जाता जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। किसी भी चीज को अगर हमें ऊपर देखना है तो इनफाइनाइट गर्दन अपनी पूरी ऊपर तक ले जानी पड़ती है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बस 90 डिग्री आ जाता है। ओके, सो और नीचे की तरफ मैं मान लेता हूँ थीटा 2 है। इसमें भी दो, ई परपेंडिकुलर आ रहा होगा और ई पैरेलल। सिमिलर हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। बस एक फॉर्मूला याद रखना है मुझे बस इसमें, और बस वैल्यूज पुट कर दो। थीटा 1 की 90, थीटा 2 की थीटा जो है गिवन होगा मुझे वो, तो उससे मेरे पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आ जाएगा। अब इनफाइनाइट के केस में देख लेता हूँ मैं। इनफाइनाइट में दोनों ही पॉइंट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होंगे मेरे पास, किसी डी डिस्टेंस में फाइंड करनी अगेन ई परपेंडिकुलर और ई। थीटा वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया 90 कैसे होता है, तो इसमें बस 90 वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। ओके, इसका आप याद भी रख सकते हो, ई पैरेलल क्या होगा, जीरो हो जाएगा मेरे पास 90 रखते ही तो थीटा है ना। कोस 90 क्या होता है मेरे पास जीरो, तो पैरेलल वाली चीज अब बस जीरो हो जाएगी। और इसमें आप परपेंडिकुलर में रखोगे थीटा 90, तो साइन थीटा 91 होता है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 के लैम्डा बाई डी आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आप इसको याद भी रख सकते हो, 2 के लैम्डा बाई डी। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग के कारण पढ़नी है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पे रिंग के कारण क्या होगी, के क्यू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। ओके, देख लेते हैं कैसे आ रही है। मेरे पास कोई रिंग है, रिंग मतलब कि अंदर से होलो है, रिंग मतलब होलो है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा इसका, तो सरफेस पे सारा चार्ज है। चार्ज में मान लेता हूँ क्यू, रेडियस मान लेता हूँ आर, तो किसी एक्स डिस्टेंस दूर पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका मैग्नीट्यूड होता है के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, मैक्सिमम मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, एक्स इक्वल टू आर बाई 2 पे, प्लस या माइनस के, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास मैक्सिमम होती है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। क्यों, अंदर मैं मान लेता हूँ चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारा सरफेस पे, या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, चार्ज है इनसाइड कितना, क्यू इनसाइड जीरो, इसके कारण क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। ओके, सो मूव करते हैं आगे। सो ये मेरे पास क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर r/2 पे मैक्सिमम, और नॉर्मली माइनस r/2 पे भी मैक्सिमम, और बाकी ये कर्व बनेगा। तो इस कर्व को भी आप याद रख सकते हो, कई बार नीट में डायरेक्टली कर्व पूछ लेता है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और मैक्सिमम कहाँ पर होती है, r/2 पे। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता चल रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, और मैंने समझा भी दिया क्या चीज़ होती है और कैसे याद रखने हैं। बेसिकली ये तो रिवीजन सीरीज है, तो आपको कंप्लीट थ्योरी तो करा नहीं सकते इसमें, रिवीजन के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पास। सो डिस्क मान लीजिए, डिस्क मतलब कि इसके अंदर भी चार्ज होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूँ सिग्मा। सिग्मा क्या होता है मेरा, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी पर यूनिट एरिया मान लीजिए इतने एरिया में क्या चार्ज है, तो वो क्या आ जाएगा मेरा सिग्मा इंटू उस जो एरिया है वो, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा। ओके, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डिस्क के कारण तो वो क्या हो गया मेरे पास, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर। ये इन जनरल फॉर्मूला होता है, कभी पूछ ले एमसीक्यू में तो आपको मैंने बता दिया है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है आपके पास, हमारे पास पूछा जाता है जनरली इनफाइनाइट शीट के लिए। मान ली इनफाइनाइट शीट है कोई, यहाँ चार्ज है चारों तरफ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जब जहाँ पर मेरे पास क्या होगा, आर बहुत छोटा है, हमारे पास एक्स बहुत छोटा होगा और आर बहुत बड़ा होगा, उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, आगे मूव करते हैं। सो हमारे पास अब देखते हैं स्पेयर के कारण, चार्ज स्पेयर के कारण मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। स्टार्ट करें। हमारे पास दो तरह के स्पेयर हो सकते हैं, एक हो सकता है कंडक्टर, एक हो सकता है नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होगा मेरे पास, होलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, बट कंडक्टर है तो मतलब चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, सरफेस पे रहेगा। ओके, नॉन कंडक्टर में मेरे पास यूनिफॉर्म वाला केस पड़ेंगे, मतलब कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सॉलिड के अंदर अंदर सारी जगह यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी क्या होगा मेरे पास, रो। रो क्या होता है मेरे पास, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में क्या चार्ज होगा मेरे पास, मान लीजिए इतनी सी वॉल्यूम में क्या चार्ज होगा, इससे ज्यादा में क्या होगा। सो हम उसको निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू चार्ज। ओके, सपोज कर लेता हूँ मेरे पास ये कंडक्टर, तो चार्ज क्या है, सरफेस पे सारा, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है। सो मैं इसके केस देखूँ, अगर आर अगर मेरा
रेडियस से कम होगा तो इनसाइड अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और सरफेस पे क्या होगी मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इससे जैसे ये बाहर जाता हूँ जाऊँगा तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिंपली पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा जैसे आप रेडियस से आगे मूव करोगे कंडक्टर। ओके, नाउ अगर हम इसका कर्व देखें तो क्या होगा मेरे पास कर्व, इनिशियली जीरो आर तक और बाहर आते रेडियस पे सबसे मैक्सिमम के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी विद द रेशियो आर स्क्वायर। ओके, अब इसका देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, आर से कम के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा के कैपिटल क्यू आर बाय आर क्यू इनसाइड के लिए। और अगर रो डेंसिटी के टर्म्स में नोट करूंगा तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पीवाईक्यू में पूछ लेता है। और जैसे ही बाहर निकलोगे इससे आर डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिंपली ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा, सारा चार्ज कंसंट्रेटेड सेंटर पे, और हमारे पास आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, उसके बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, अब बेसिकली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, मतलब कि फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का इसके लिए। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन भी सेट कर देता है वो एक एग्जाम में। ओके, सो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमारे पास दो चार्ज, इक्वल चार्ज वो भी मैग्नीट्यूड वाइज, और डिसिमिलर चार्ज। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसे, डिसिमिलर मतलब अलग नेचर, नेचर की बात कर रही है डिसिमिलर में, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, कोई दो बराबर चार्ज विद डिसिमिलर सेपरेट कर देंगे छोटे डिस्टेंस से तो वो मेरे पास डाइपोल बन जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट एज इट इज नीट पीवाईक्यू में पूछी गई है आपकी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आप समझ रहे हो अब तो। और डाइपोल कैसा दिखता है, मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, इक्वल होंगे दोनों, ये भी क्यू है तो ये भी क्यू। डिसिमिलर, एक का नेचर अगर माइनस है दूसरे का पॉजिटिव होगा। शॉर्ट डिस्टेंस, डी क्या होना चाहिए यहाँ पर, स्मॉल होना चाहिए, है ना। सो वो चीज, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डाइपोल का, मैग्नीट्यूड दिया जाता है मेरे पास चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। चार्ज जो भी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, और डिस्टेंस क्या है मेरे पास डी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू की तरफ से पॉजिटिव क्यू की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, इसको भी याद रखिएगा। अब हम दो चीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है डाइपोल के कारण। मान लीजिए मेरे पास डाइपोल है कोई, इसके कारण किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देख लेते हैं। ये आर डिस्टेंस दूर सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एक्सियल पॉइंट पे 2 kp/r3। ओके, इस पॉइंट पे क्या होगी 2 kp/r3। के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, आर जो सेंटर से डिस्टेंस होगा डाइपोल के, जिस पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करनी है। एंड पी क्या होगा हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट। ओके, अलोंग पी पे जो डायरेक्शन हमारे पी वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगी हमारे पास, मान लीजिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड -kp/r3। माइनस क्यू लिखा है मैंने यहाँ पर, क्यों, अगर पी वेक्टर की डायरेक्शन मेरे पास ये होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी मेरे पास। ओके, इसीलिए माइनस लिखा है, डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल। कई बार इन जनरली ये भी पूछ लेता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें याद रखना होगा हमेशा पी कैप पी वेक्टर के अपोजिट होगी। ओके, आगे मूव करते हैं। डाइपोल को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा हमारे पास, वो चीज देख लेते हैं हम। मान लीजिए डाइपोल को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी थीटा एंगल पे डाइपोल मूवमेंट के साथ, है ना। सो मेरे पास टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। पी वेक्टर क्या था मेरे पास डाइपोल मूवमेंट, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास टॉर्क होगा। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी ई साइन थीटा। ओके, इसको आप याद रखोगे। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो क्या हो जाएगी मेरे माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा होगा, पी ई कोस थीटा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। ओके, अब इस केस में हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा जीरो का मतलब क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस केस को मैं बोलूँगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, इसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, कोई भी सिस्टम हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए। ओके, आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो जाएगी, माइनस पी। क्यों, कोस थीटा जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा तो माइनस पी आ जाएगी। ओके, एक होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। मान लीजिए पी वेक्टर इस साइड है तो ई वेक्टर मेरे पास इससे अपोजिट होगा जस्ट,
पी वेक्टर इस साइड तो ई वेक्टर इस साइड होगा। ओके, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा 180 डिग्री। थीटा 180 रखते हैं, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का पी हो जाएगा, जो कि होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी मेरे पास इस पॉइंट पे। और हम एक अजम्पशन मानते हैं कि 90 डिग्री जब होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ई ऐसे, सो मेरे पास क्या होगा, यू उस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के लिए हम जीरो कंसिडर करते हैं इन जनरली। ओके, आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं नीट में, हर ईयर में आते हैं। आपको इसको हमेशा बहुत फोकस से पढ़ना है। ओके, तो मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जो भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए मेरे पास कोई एरिया है, इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गई, तो मैं बोलूंगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 2। ओके, अब समझ लेते हैं कैसे। जरूरी नहीं है कि मतलब कि किस तरीके से पास होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से पास करा दी, तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स जीरो ही रहेगा। क्यों, क्रॉस सेक्शनल एरिया से होनी चाहिए, इसके एरिया से पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके इसका फ्लक्स कंसीडर किया जाता है। ओके, और किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए ये मेरे पास सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा मेरे पास परपेंडिकुलर वाला। ओके, आगे मूव करते हैं। सो मेरे पास फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। डी ए क्या होगा, जिस एरिया पे मुझे निकालना है, छोटे छोटे एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। और मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स इक्वल टू, ओके मैं आपको बताना भूल गया, इसका सिंबल होता है फाई। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई डॉट ए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मेरे पास। सो ई डॉट ए को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ई ए कोस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ओके, आगे मूव करते हैं हम, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ओके, मान लीजिए मेरे पास कोई एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, और एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं फ्लक्स इसके बाद। और एरिया वेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, परपेंडिकुलर हुआ। ओके, गॉस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। इसकी एप्लीकेशन से फ्लक्स को रिलेट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स को रिलेट करके इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। सो गॉस लॉ से क्या आता है हमारे पास, गॉस लॉ हमारे पास दोनों चीजों को मर्ज कर देता है, फ्लक्स को, और फ्लक्स की एक नई डेफिनेशन देता है कि फ्लक्स क्या होता है मेरे पास, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्कस कर लेते हैं क्यू इनसाइड क्या और एप्सिलॉन नॉट क्या है। क्यू इनसाइड क्या है मेरे पास, चार्ज एनक्लोज्ड क्या होता है मेरे पास। ओके, चार्ज एनक्लोज, किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज क्या है उसको बोलेंगे क्यू इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहे होंगे उसको ई बोलेंगे यहाँ पर। ओके, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है कांस्टेंट। मान लीजिए मेरे पास सरफेस है कोई, इसके अंदर चार्ज ही रखा गया -Q2 प्लस का Q1 और प्लस का Q3, और बाहर चार्ज है Q4 और Q5। तो इसके सभी चार्जेस के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, फाइनेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, नेट फ्लक्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। नेट फ्लक्स क्या है, Q1 -Q2 प्लस का Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास Q एनक्लोज। क्यू सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं मेरे पास, होता है मेरे पास Q एनक्लोज, प्लस का Q1 माइनस का Q2 एंड प्लस का Q3। ओके, सो ये आ गया मेरे पास फ्लक्स में। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती है तो मैं इसी को कंपेयर कर दूंगा ई डॉट ए से। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो Q1 Q2 Q3 और Q4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे पास। ओके, अब गॉस लॉ की स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आ रखा है, तो मैं हम इसकी स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। मतलब कि क्या होता है हमारे पास, नेट फ्लक्स जो होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ओके, आगे मूव कर लेते हैं। सो हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर भी देख लेते हैं, क्यों कंडक्टर पे काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस, जो कि मैंने आपको बताया सरफेस पे रहता है सारा चार्ज हमेशा। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, क्यों अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा मैं अंदर, सारा चार्ज सरफेस पे, तो क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, है ना। ओके, और वी क्या होता है, पोटेंशियल। वी मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर के लिए। ओके, फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फील्ड लाइन जो होगी मेरे पास कंडक्टर की, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। ओके, कनेक्टिंग टू कंडक्टर, अगर हमने किसी भी दो कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर ये है, इस दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो क्या होगा मेरे पास, हमारे पास क्यू सेम हो जाएगा दोनों का। मान लीजिए किसी का Q1 ज्यादा था
Q2 कम था, तो दोनों का Q चार्ज हो जाएगा फाइनली, और V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ओके, अगर मैंने किसी को अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग का ये सिंबल होता है मेरे पास, अर्थिंग कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो ये कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज थी। सो हम देखें तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, सारा चार्ज सरफेस पे है, E इनसाइड 0 है, V कांस्टेंट है, अंदर सारा एक कांस्टेंट जो है इनसाइड के लिए है। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास वो क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है सरफेस के। ओके, V क्या था, सिंबल था पोटेंशियल का। ओके, सो थैंक यू गाइस, दैट इज आवर फर्स्ट लेक्चर, लेट्स कंप्लीट इट। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी पॉइंट में कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, उसको दोबारा स्टडी कर लेंगे हम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।